Hello, good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, very good evening. चलिए स्टार्ट करें. चलिए, Good क्या बोला? evening, sir. गुड इवनिंग. हेलो, गुड इवनिंग. क्या करना था अपन को स्टार्ट? कौन सा टॉपिक? Gaseous Chapter. गैसियस स्टेट. ठीक है, चलिए. गैसियस स्टेट हेडिंग डालें भाई सब. गैसियस स्टेट. ठीक है, पहले चैप्टर के बारे में कुछ समझे कि किस तरह से चैप्टर को अप्रोच करना है. देखिए, दो पार्ट्स में चैप्टर डिवाइडेड है. सर मोल की एक्स्ट्रा क्लास लगेगी. मोल की एक्स्ट्रा क्लास क्यों लगेगी तरणवीर? मतलब मैं समझा नहीं. सर रिवीजन नहीं थी करानी? यस क्या? सर. रिवीजन Sir, करानी थी मोल और एटॉमिक की. मोल और एटॉमिक की रिवीजन क्लास लगानी थी. किसने बोला? सर Sir, आप कह रहे डिस्कस थे. आपने ही बोला था सर आज. कई चीज की बोला? मैंने बोला था मोल और एटॉमिक की. कब? सर जब पहले डिस्कस हो रहा था. यस सर, आपने कहा था कि रिवाइज कर लेंगे हम ये दोनों चैप्टर्स क्योंकि हमारे ढंग से हुए ही नहीं थे. नहीं सर, आपने ऐसे नहीं कहा था. आपने ऐसे कहा था जब सारा सिलेबस हो गया तब. हाँ, तब बोला था कि जो भी टॉपिक बचे रह जाएंगे जो भी है. ये और सर शीट का. आपने हाँ यही कहा था कि उसके बाद एंड में शीट डिस्कस करवा दूंगा. हाँ, और शीट के सॉल्यूशन मैंने भेज Yes, दिए. sir. फिर भी कोई दिक्कत रहती तो एंड में अपना सिलेबस होने के बाद मैंने बोला था. यस सर. उसमें तो मेरे ख्याल से मैंने कुछ बोला नहीं था. ठीक है ना. तो और बोला भी हो तो भी नहीं होगा. अभी मोल का बीच में यार, मोल और एटॉमिक पढ़ लिया, उसकी रिवीजन फिर बाकी की फिजिकल केमिस्ट्री कब करोगे तुम? पता है कितने चैप्टर बाकी हैं? है ना, चैप्टर बहुत बाकी है. गैसीय स्टेट के बाद केमिकल इक्विलिब्रियम है, आयनिक इक्विलिब्रियम है, थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोकेमिस्ट्री है. 6 चैप्टर बाकी हैं आपके ऑलमोस्ट. ठीक है, तो टाइम तो लगेगा फिर उसमें, है ना. तो वो बात की बात है. मोल और वापस रिवीजन करने का क्या वो चीज उस टाइम पे ही आप लोग को समझ में नहीं आया था क्या? उस टाइम पे ये बताओ पहले मेरे को. दिक्कत हुई थी उस टाइम पे? यस सर. Yes, sir. यस टाइम पे दिक्कत हुई थी? आपने सर बोला क्यों नहीं फिर? प्रतीक सर बोला? का सर कुछ समझ नहीं आ रहा था. यस Yes, सर. sir. यस सर, कंसंट्रेशन से वगैरह करवा देंगे रिवीजन. नहीं, आपने बोला था फिर? यस सर. किसको बोला था? सर हरजिंदर सर को. हरजिंदर सर को. अच्छा, ठीक. तो हमारी जो 8 o'clock वाली क्लासेस हैं हम्म. उसमें केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल सब होगा ना अभी स्टार्टिंग में? अभी अपन अब शायद मेरे ख्याल से आज पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर देंगे. उसके बाद पीरियोडिक टेबल के बाद केमिकल बॉन्डिंग होगा. ओके. तो देखो, अब अभी तो अपन क्या है, किस चैप्टर की गारंटी ले सकते हैं जो अभी पास में है यहाँ पर, है ना. मेरे ख्याल से रिडॉक्स आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, पहले ये बताओ. यस सर, आया आ गया सर रिडॉक्स. यस सर. तो अभी तो जो जो चैप्टर अपने हाथ में उसकी गारंटी लेते हैं. बाकी एक बार ऐसा तो नहीं है ना कि मोल बिल्कुल भी नहीं आता. वो जो चैप्टर बिल्कुल थोड़े बहुत करें में वो लास्ट में देखना मेरे ख्याल से ज्यादा सही रहेगा ना. अभी अपन जो फ्रेश चैप्टर्स है ना वो कर लेते हैं पहले. ठीक है, तो वो उस हिसाब से चलते हैं. सर कल ना स्कूल में ऑब्जेक्टिव एग्जाम है केमिस्ट्री का, तो आप थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट बता सकते हो रिडॉक्स में, मतलब कौन जैसे क्या क्या कर यार ले. मैं तेरे को मैं एक बार फिर बोल देता हूँ. अगर अब मेरा काम जेई और नीट से रिलेटेड है ना, मैं इम्पोर्टेंट आप बेस्ट ये है कि स्कूल का टीचर हो कोई, उससे जाके पूछो. मतलब स्कूल का मुझे कोई आइडिया नहीं कि स्कूल में क्या अपन जेई और नीट की बात करते हैं ना, स्पेसिफिकली जेई और नीट की. उसके अलावा और कोई चीज का कोई मैं इम्पोर्टेंट बता भी दूंगा. नॉर्मल टॉपिक्स ही हैं, पर जेई में और इसमें सब में इम्पोर्टेंट है सारा चीज. तो कुछ छुड़वाते नहीं, सब कहीं से भी आ सकता है. तो बोर्ड में वही चीज है यार. अब क्या बताएं, मतलब अगर मैं कुछ बोल भी दूं फिर वो नहीं आता है तो फिर वो दिक्कत हो जाती है. तो इसलिए इंपॉर्टेंट सभी है. मतलब अपन जेई और नीट के हिसाब से मैं बात कर सकता हूँ. बाकी तो यार फिर कोई स्कूल का टीचर हो तो उनसे आप कंसर्न करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना. चल ठीक है, मेरे ख्याल से कैसे स्टेट चालू करते हैं. देखिए भाई, मैंने बताया चैप्टर के बारे में एक ओवरव्यू समझे कि किस तरह से इस चैप्टर को अप्रोच करना है. देखो भाई, दो तरीके हैं इसमें, दो पार्ट है. पहला पार्ट है आइडियल गैस, दूसरा पार्ट है रियल गैस. पहला पार्ट मैंने बोला क्या? आइडियल गैस. दूसरा पार्ट है रियल गैस. तो आइडियल गैस वाला जो पार्ट है, आइडियल गैस वाला पार्ट है वो न्यूमेरिकली थोड़ा सा
ज्यादा है, मतलब न्यूमेरिकल उसमें ज्यादा आएंगे, है ना। टॉपिक छोटे छोटे हैं, न्यूमेरिकल है, मतलब न्यूमेरिकल बेस है थोड़ा सा। जो रियल गैस वाला पार्ट है वो थ्योरेटिकल है, उसमें चीजें आपको याद रखनी, मतलब आपको कोई थ्योरी पर्टिकुलर बता दी जाएगी, है ना, फिर कुछ 2-3 फॉर्मूले बता दिए जाएंगे, वो याद रखने वाला। तो रियल गैस का मैक्सिमम 2 लेक्चर या 2.5 या मैक्स टू मैक्स 3 लेक्चर का काम है, और इधर ये कम से कम 7 लेक्चर ले लेगा, 6 लेक्चर या 7 लेक्चर, तो जस्ट डबल है उसका, ठीक है। रही बात गैसियस स्टेट की, जब आपके पास शीट्स आपके पास अवेलेबल है अभी, या अभी अवेलेबल नहीं है गैसियस स्टेट की? सर है। अवेलेबल है। नहीं है सर। तो गैसियस स्टेट में जब आप एक्सरसाइज 1 खोलोगे तो स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस हैं एमएम ऑफ एचजी वाले, जो आई थिंक आपके फिजिक्स में होते हैं, अगर आपको आइडिया हो। जैसे बोलते हैं ना 180m इक्वल टू 7, अच्छा ऐसे बताओ, ऐसा कुछ पढ़ते हो क्या फिजिक्स में? ये मैनोमीटर टाइप बैरोमीटर बनाते हैं, बोलते हैं यहाँ पर प्रेशर बताओ कितना होगा, ये फिजिक्स Yes, में आया sir. वो इसको टेढ़ा कर दिया थीटा डिग्री पे, Yes, sir. प्रेशर इक्वल टू रो जी एच पढ़ते हो क्या? No, रो जी sir. एच Yes, sir. Yes, sir. फिजिक्स में आएगा, कैसे नहीं आएगा, फिजिक्स में तो है ही पूरा ये, Fluids. Yes, sir. है ना। तो फ्लूइड्स में बिल्कुल, तो वहां पर पूरा आएगा। तो अगर आप वो चाहते हो कि वो फिजिक्स वाला पार्ट, क्योंकि वो फिजिक्स वाला पार्ट है लेकिन शीट में 1 से 7 में क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 से लेकर स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है वो दे रखे हैं, तो वो भी कर सकते हैं। वरना गैसियस स्टेट को डायरेक्टली आइडियल गैस और रियल गैस जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो भी कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। पूरा कहोगे तो 1-2 लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाएंगे और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, तो वो देख लेंगे उस टाइम पे, डिसाइड कर लेंगे, कर लेंगे, ठीक है। तो गैसीय स्टेट में सबसे पहले मेन चीज आपको ये समझनी है, सबसे पहले अपन आइडियल गैस चालू करेंगे, ऑलमोस्ट 1 या 1.5 लेक्चर बाद चालू करेंगे, आइडियल गैस पे 1 या 1.5 लेक्चर बाद पहुंचेंगे, है ना। स्टार्टिंग में तो अभी थ्योरी पार्ट है अच्छा खासा, टर्म समझनी पड़ेगी, तो ठीक है चालू करते हैं। गैसीय स्टेट पूरा अपन, है ना, तो स्टार्टिंग से समझना, बढ़िया तरीके से समझना भाई, और कहीं पर भी दिक्कत लगे बोल देना, वहीं पर ही रोक देना, ठीक है जी। चलिए देखिए भाई, सबसे पहली चीज, सॉलिड लिक्विड गैस में मेन डिफरेंस क्या होता है? मेन डिफरेंस, Intermolecular spaces. the main difference between solid, liquid and gas is basically compressibility. कंप्रेसिबिलिटी का मतलब समझते हो सब? यस सर। क्या होता है? कितना कंप्रेस कर सकते हैं? उसकी डेंसिटी कम कर देनी, ज्यादा कर देनी। मेन डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इज कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। जैसे गैसेस जो हैं, क्या गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, बिल्कुल इजीली आप उनको क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है। लिक्विड के बारे में क्या बोलोगे? लिक्विड आर नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल, लिक्विड आर नेग्लिजिबली compressible, liquids are negligibly compressible, but solid are non-compressible, non-compressible। देखो ये मैंने क्या बताया, आप सोचना, सॉलिड, लिक्विड, गैस में से सबसे पहले गैस को लिया। गैस मान लो किसी कंटेनर में है, उसमें किसी कंटेनर में तो पर्टिकुलर वॉल्यूम अटेन कर रखी होगी उसने, किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में होगी। आप उस पर अगर प्रेशर लगाते जाओगे, तो कंप्रेस होती चली जाएगी। Yes, sir. सेम चीज आप लिक्विड पे ट्राई करो, लिक्विड नेग्लिजिबली कंप्रेस होता है, थोड़ा बहुत होता है लेकिन इतना नहीं होता है कि इसको आप काउंट कर सको। लेकिन सॉलिड को क्या कभी आप कंप्रेस कर पाओगे? No, sir. No, sir. सॉलिड आर नॉन कंप्रेसिबल, सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल। तो अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम का अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहें किसके बीच में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, कंप्रेसिबिलिटी का, तो उसको किस हिसाब से शो करेंगे? ध्यान से देखना यहाँ पर। लेकिन एक ये वर्ड आ रहा है कंप्रेसिबल, अगर किसी को मतलब नहीं पता तो मतलब कंप्रेसिबल मतलब प्रेशर अप्लाई करना
और वॉल्यूम में चेंज आना। जैसे अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे, कंप्रेसिबल का मतलब प्रेशर आपने अप्लाई करा किसी चीज में, और अगर उस चीज में वॉल्यूम में कोई चेंज आ रहा है तो इसका मतलब वो कंप्रेसिबल है। किसी भी चीज पे आप प्रेशर अप्लाई करो और अगर उसकी वॉल्यूम में कुछ चेंज आ रहा है, इसका मतलब वो कंप्रेसिबल है। उसका मतलब क्या है? वो कंप्रेसिबल है। ठीक है भाई, माइक का ध्यान रखो। ये क्या है भैया? नहीं, तीनों टोपी मैं पहनूंगी। अरे भैया कौन है ये? तेजल, माइक का ध्यान रखा करो भाई। ठीक है, देखें प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम। तो ध्यान से देखना, मैं तीन यहाँ पर आपके सामने लाइंस बना रहा हूं। ये हुई सॉलिड की, ठीक है। यहाँ पर अपन बना रहे हैं किसकी? लिक्विड की। और ये है आपकी गैस की। तो ध्यान से देखो जरा, बिल्कुल ध्यान से ऑब्जर्व करो। मैं यहाँ पर क्या है ना, प्रेशर को बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ। क्या वॉल्यूम में आपको कोई चेंज दिखाई दे रहा है? नो सर। नो सर। इधर अपन प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हैं तो नेग्लिजिबल सा चेंज दिख रहा है। यस सर। और इधर आप देखो, जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाते जाओगे तो कंप्रेसिबिलिटी बढ़ती जाएगी, वॉल्यूम देखो कम होती जा रही है ना। यस सर। तो ये आपका क्या है? गैस। ये आपका क्या है? लिक्विड। ये आपका क्या है? सॉलिड। समझ में आता है? भले ही सॉलिड में आप प्रेशर बढ़ाते चले जाओ पर सॉलिड की वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। लिक्विड के केस में थोड़ा सा वॉल्यूम डिक्रीज होगा, है ना, कंप्रेस करने पे, और गैस की वॉल्यूम में आपको बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो ये तो वर्ड था कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड, लिक्विड, गैस में जो हम बेसिक डिफरेंस बोलते हैं वो कंप्रेसिबिलिटी का होता है। बेसिक डिफरेंस क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी। बेसिक बोलो या मेन डिफरेंस बोलो, किसका होता है? कंप्रेसिबिलिटी का। तो ये तो एक पॉइंट था। इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत? नो, नो सर। अच्छा, मैं दो वर्ड बोल रहा हूँ, बताना आप लोगों ने ये दो वर्ड सुने हैं क्या? सबने गैस तो सुना है? गैस, गैस वर्ड तो सुना ही है। यस सर। क्या सबने वेपर सुना है? वेपर। यस सर। यस सर। क्या डिफरेंस है दोनों में? सर जो वेपर होता है वो कंडेंस फॉर्म होता है लिक्विड का। नहीं। सर और लिक्विड को जब गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसको वेपर कहते हैं, और जब गैस पहले से होता है उसको गैस कह देते हैं। ये ये कहाँ, ये क्या डेफिनेशन है भाई? तूने तो अभी भी बना। सब्सटेंस वो है जब जो वाटर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी गैस रहते हैं और वेपर के लिए हमें अलग वाटर रूम टेम्परेचर प्रोवाइड टेम्परेचर करना पे पड़ता गैस है। कहाँ रहता? वाटर रूम टेम्परेचर पे गैस कहाँ रहता? सर जब लो मतलब थोड़े लो 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 लेवल पे होता है तब वो वेपर्स होते हैं, जब वो हम लोग थोड़ा हाई चले जाते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर में ज्यादा हाई चले जाते हैं तब वो गैस बन जाता है। फिर वाटर की जब गैस बॉइलिंग पॉइंट पे होते हैं तो वेपर होते हैं, और जब वाटर वेपर इवेपोरेशन होते हैं में तो हेल्प गैसेस करता है। चलो आप समझ लो, आ जाओ। नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन। सर जो हमने ये कंप्रेसिबिलिटी का अभी जो सर डिफरेंशिएट पीछे है ना, किया, एक सेकंड के लिए। बिल्कुल लेता हूँ। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था आपको? सर एक सेकंड के लिए पीछे करना बस। हाँ, ले रहा हूँ एक सेकंड, लो। सर सर जो अभी हमने डिफरेंशिएट किया ये कंप्रेसिबिलिटी का, डन सर। तो इसके लिए हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस भी ले सकते थे ना डिफरेंशिएट? डिफरेंस तो गैस, सॉलिड, लिक्विड में बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना डिफरेंस तो। यस सर। हमें यहाँ बात करनी थी प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में। प्रेशर ओके। अप्लाई करें और वॉल्यूम के बारे में, तो इसलिए मेन डिफरेंस हमने क्या बोला? कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, ओके। देखें, डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर, समझना बात को। पहली चीज, पॉइंट्स में अच्छे से समझते आना, फिर बात करते हैं। पहली चीज, ये दोनों के दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? ये बोथ आर
gaseous state. state of matter. Both are gaseous state of matter. पहली चीज तो ये। अब कब गैसियस स्टेट को वेपर बोलेंगे, कब गैसियस स्टेट को गैस बोलेंगे, ठीक है ना, ये बात करनी है। पहली चीज तो क्या, दोनों के दोनों क्या है, गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर है, गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर है। गैसियस स्टेट ऑफ मैटर को कब गैस बोला जाएगा, कब वेपर बोला जाएगा, ये हम लोग अब समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब समझना ध्यान से, एनी गैसियस स्टेट ऑफ matter is always associated with a temperature called as critical temperature, critical temperature। उसको डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल टी और पैरों में टी सी, है ना, सी, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर, एनी गैसियस स्टेट ऑफ मैटर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ टेम्परेचर कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर। कोई सा भी गैसियस स्टेट हो, कोई सा भी, अब गैसियस स्टेट में क्या गया, गैस भी आ गया, वेपर भी आ गया, कोई सा भी गैसियस स्टेट ऑफ मैटर हो, उसका एक क्रिटिकल टेम्परेचर जरूर होता है। उसका क्या होता है, एक क्रिटिकल टेम्परेचर जरूर होता है, ठीक है। अब ये क्रिटिकल टेम्परेचर है क्या, क्रिटिकल टेम्परेचर है क्या वो समझना। द टेम्परेचर एट विच, और जिस पे या जिसके नीचे, और एट विच और बिलो द गैसियस state of matter can be liquefied by applying pressure। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या बोला, यहाँ आगे लिख दे, इसके आगे लिख दो। The temperature at which or below the gaseous state of matter can be liquefied by applying pressure is known as critical temperature, is known as critical temperature। समझना क्या है ये, पहले मैंने बात करी कि गैस और वेपर दोनों ही गैसियस स्टेट ऑफ मैटर है। कोई सा भी गैसियस स्टेट ऑफ मैटर हो, उसका एक पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, ये ऐसा टेम्परेचर है जिस पे या जिसके नीचे कोई सा भी आपका गैसियस स्टेट ऑफ मैटर हो, अगर वो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे है तो उस पे आप प्रेशर लगा के उसको लिक्विड फॉर्म में लेके आ सकते हो। लिक्विफाई करने का मतलब समझते हो ना, गैस पे किसी भी चीज पे प्रेशर लगा के उसको लिक्विड में लेके आना। तो अगर कोई गैसियस स्टेट ऑफ मैटर है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर, जो क्रिटिकल टेम्परेचर पे है या क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे है, तो उस पे आप प्रेशर लगा के उसको किस फॉर्म में लेके आ सकते हो, लिक्विड में लेके आ सकते हो। जैसे ऐसे समझना ध्यान से, हर गैसियस स्टेट ऑफ मैटर का एक क्रिटिकल टेम्परेचर है, मतलब हर गैसियस स्टेट ऑफ मैटर एक क्रिटिकल टेम्परेचर से क्या होता है, एसोसिएटेड रहता है। अलग अलग गैस का अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर, जैसे O2 है, O2 का क्रिटिकल टेम्परेचर अलग होगा, CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर अलग होगा, O3 का अलग होगा, सबका अलग अलग। अगर उस गैस को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर पे मेंटेन करो या उससे कम पे मेंटेन करोगे, तो उस गैस पे आप जब प्रेशर लगाओगे ना, तो वो इजीली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। वो इजीली क्या हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा। इजीली क्या हो जाएगा, लिक्विफाई। समझना ध्यान से, मान लो मैंने एक गैस ली CO2, ठीक है, इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर एग्जांपल दे रखा है 200 केल्विन, ठीक है, फॉर एग्जांपल दे रखा है 200 केल्विन। आपने इस CO2 को एक कंटेनर में मेंटेन कर रखा है 150 केल्विन पे, 150 केल्विन पे, और इसमें प्रेशर अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई कर दिया, प्रेशर अप्लाई। तो क्या ये लिक्विफाई होगी, यस सर। समझ गए बात को। क्यों लिक्विफाई हुई, क्योंकि ये अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे है। कोई सी भी गैस अगर अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे होगी
तो उस पर आप प्रेशर लगा के उसको इजीली लिक्विफाई कर सकते हो। अगर इसी सेम CO2 गैस को अगर मैं टेम्परेचर मान लो 250 केल्विन पे मेंटेन करूं और प्रेशर अप्लाई करूं, तो क्या ये लिक्विफाई होगी? नो नो सर। सर। नो तो ये लिक्विफाई नहीं होगी। क्यों नहीं सर, होगी? अगर- क्योंकि ये, हाँ बोलो सर अगर प्रेशर हम 200 केल्विन नहीं लगाएं तो भी होगा? बेटा, प्रेशर तो केल्विन में होता ही नहीं है। पहली बात, प्रेशर तो कभी केल्विन में होता नहीं है। केल्विन तो टेम्परेचर की यूनिट है। अमाउंट ऑफ CO2 हमने डाला, अगर वो 200 केल्विन होगा कंटेनर के अंदर तो भी लिक्विफाइंग हो बेटा, जाएगा? अमाउंट ऑफ क्या बोल रहे हो आप क्या बोलना चाह रहे हो? अमाउंट 200 केल्विन, पहले एक बार क्लियर करो, क्या आराम से आप बोलो क्या पूछना चाह रहे हो, क्योंकि अमाउंट और 200 केल्विन दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है, तो सर, पहले एक बार, हाँ बोलो अब CO2 आराम है, जो CO2 है, हमने जो कंटेनर के अंदर CO2 डाला है वो 150 केल्विन है, तो वो लिक्विफाइंग हो बेटा गया। वो 150 केल्विन नहीं है, वो 150 केल्विन टेम्परेचर पे मेंटेन्ड है। टेम्परेचर है 150 केल्विन। केल्विन इज टेम्परेचर। ओके सर। और अगर हम उसको केल्विन, 200 केल्विन ही टेम्परेचर रखें तो भी वो हाँ लिक्विफाइंग हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि आप देखो वहां पर क्या बोला है, एट विच और बिलो, द टेम्परेचर एट विच और बिलो, या तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे या उसके नीचे है, फिर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो इजीली लिक्विफाई हो जाएगा। ठीक है, इस CO2 को आप 200 केल्विन पे भी कर दोगे ना, तब भी ये लिक्विफाई हो जाएगा, लेकिन 201 पे नहीं होगा, 200 के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, यस सर। क्लियर? तो यस मैं क्या सर। बोलना चाह रहा था कि भाई ये CO2 है, CO2 को एक जगह आपने 150 केल्विन पे मेंटेन, केल्विन मतलब टेम्परेचर है भाई, केल्विन पता है ना सबको? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। ठीक है ना? अभी यूनिट भी सबकी मैं बता दूंगा एक बार। अगर आपने CO2 गैस को 150 केल्विन पे मेंटेन करा हुआ है और उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 200 केल्विन है ना, अपन ने इन जनरल बात करी है, क्रिटिकल टेम्परेचर अगर 200 केल्विन है, तो आप अगर 150 केल्विन पे मेंटेन कर रहे हो और थोड़ा सा भी प्रेशर लगाओगे तो वो इजीली क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन सेम उसी CO2 गैस को अगर आप 250 केल्विन पे मेंटेन करोगे तो वो लिक्विफाई नहीं होगी, चाहे आप कितना भी प्रेशर लगा दो। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पे या जिसके नीचे आपका गैसियस स्टेट ऑफ मैटर लिक्विफाई हो सकता है बाय अप्लाइंग प्रेशर, वो क्या कहलाता है आपका? क्रिटिकल टेम्परेचर। मेरे ख्याल से क्रिटिकल टेम्परेचर वाली बात क्लियर है? यस सर। एक्सक्यूज मी सर, तो 50 हाँ पे जी जो बोलिए, लिक्विफाई होगी। एक एक करके बोलो बोलो। सर कि अगर 250 जैसे 250 केल्विन होगी तो सर ये क्या गैस ही बने रहेगी या कुछ और भी बनेगी? गैस ही रहेगी। ठीक है सर। सर फिर लिक्विफाई क्यों नहीं होगी? अगर उससे कम टेम्परेचर पे हो सकती है तो उससे ज्यादा भी क्यों नहीं हो सकती? बेटा लिक्विफाई का मतलब क्या होता है? फिर लिक्विड बनना। लिक्विड बनना। लिक्विड बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? तो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे जब हम लोग ज्यादा कंप्रेस करेंगे गैस को, तब वो लिक्विड बन जाएगी। तो एक रेंज होगी ना जिसपे हो सकता है, एक रेंज होगी ना। अगर आप किसी गैस को 1000 केल्विन पे ले आओगे तो प्रेशर लगा लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? समझ रहे हो बात को? तो एक रेंज होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने कम टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है और आप प्रेशर भी बिल्कुल भी नहीं लगा रहे तब भी वो नीचे में लिक्विफाई हो जाएगी। लिक्विफाई करने के लिए आपको प्रेशर लगाना पड़ता है। किसी चीज को गैस से लिक्विड में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको पास पास लाना पड़ेगा ना। यस सर। गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, लिक्विड के पास पास होते हैं, तो पास पास लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या तो उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दो, बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो आपस में टकराने लग जाएंगे, आपस में टकरा के दूर दूर जाने लग जाएंगे ना। समझो बात को, आप टेम्परेचर बढ़ाते हो किसी भी चीज में, मान लो CO2 का भी अपन ने 150 से 250 केल्विन करा, तो क्या ऐसा रीजन हो गया जो CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एनर्जी बहुत ज्यादा आगे होगी, क्या वो एक जगह रुकेंगे? काइनेटिक एनर्जी सुना है कभी? काइनेटिक एनर्जी KTG पढ़ा है फिजिक्स में? यस सर। यस सर। KTG पढ़ लिया तुमने? यस सर। चलो जिनने, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। KTG में ये बताया जाता है, ऐसे बता रहा हूँ, अपन भी पढ़ेंगे। KTG का मतलब क्या है? जैसे आप ऐसे समझो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहते हैं, जैसे आप कोई गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, मानना 10 मॉलिक्यूल्स है, एक जगह आपने टेम्परेचर कर रखा है 150 केल्विन, एक जगह आपने गर्म कर दिया अच्छे से 250 केल्विन पे कर दिया, ऐसे मानना। तो आप सोचो ना कि कौन से मॉलिक्यूल्स में एनर्जी ज्यादा रहेगी, 150 वाले या 250 वाले? आप जब गर्म करते हो किसी भी 250 वाले में, उनके पास एनर्जी चलेगी ना, काइनेटिक एनर्जी चली जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। पहले 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा था, अब 10 से, तो वो एक जगह रुकेंगे क्या?
पास पास में रुके रहेंगे क्या? सोच के देखो, मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी होगी तो वो एक जगह रुके रहेंगे क्या? वो तो दूर दूर जाएंगे। दूर दूर चले गए, इसका मतलब किस में आ गए? गैस फॉर्म में आ गए ना। समझ गए बात को? यस सर। तो इसीलिए बोला है कि हर गैस का अपना एक क्रिटिकल टेम्परेचर है। ये तो इन जनरल लिया ना, तो CO2 का 200 केल्विन है। ये तो एक एग्जांपल आपको बताने के लिए, आपको क्रिटिकल टेम्परेचर याद नहीं करना है किसी का, बस मतलब समझना है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना? क्रिटिकल टेम्परेचर गिवन होएगा क्वेश्चंस में? अभी तो क्वेश्चंस की तो बात ही नहीं है, कहां पर बोला कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्वेश्चंस में पूछा जाएगा या कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, है ना। क्रिटिकल टेम्परेचर आपने समझना है बस कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। फिर रियल गैस जब पढ़ेंगे तब क्रिटिकल टेम्परेचर का एक फॉर्मूला आएगा। आपको क्रिटिकल टेम्परेचर किसी भी गैस का याद नहीं करना, याद कर भी नहीं सकते। हजारों लाखों गैसेज आप कैसे याद कर सकते हो? डायरेक्ट नहीं पूछता है कहीं। ओके सर। और किसी के मन में कोई सवाल? आगे बढ़े? पक्का? चलो देखें, अब मैं क्या ऐसे क्या हो गया? पेज टर्न कर दो। सर डन। अब मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या? अबव क्रिटिकल टेम्परेचर द gaseous state, इसका भी माइक ऑन है, बंद कर दो भाई, है ना। above critical temperature the gaseous state of matter cannot be liquefied। बोलो। यस सर। तो देखना ध्यान से क्या बोल रहे हैं। एनीथिंग which can be liquefied is called vapor, and the one which cannot be liquefied is called gas। समझे डिफरेंस? ऐसी जो चीज जो लिक्विफाई, इजीली लिक्विफाई हो सकती है बाय अप्लाइंग प्रेशर, उसको क्या बोलते हैं? वेपर। और ऐसी चीज जो उसको आप प्रेशर अप्लाई करके लिक्विफाई नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? गैस। अगर CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर, पीछे देखना, CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर 200 केल्विन था और आप उसको 150 केल्विन पे मेंटेन करके रख रहे हो, तो यहाँ पर CO2 क्या कहलाएगा? वेपर या गैस? वेपर। 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 अगर उसको आपने 250 केल्विन पे मेंटेन कर रखा और उसको लिक्विफाई नहीं कर पा रहे, तो यहाँ क्या कहलाएगा? गैस। गैस। तो सारा खेल किस चीज का है? क्रिटिकल टेम्परेचर का। और हर गैस का अपना एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। तो हर गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर पे या क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे उसको, उस गैसीय स्टेट ऑफ मैटर को वेपर बोला जाएगा, और उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर उसको गैस बोला जाएगा। डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। सर एक बार अगर दोबारा बता दो। देखो दोबारा देखो, CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर अपन ने क्या अज्यूम किया है यहाँ पर? 200 केल्विन। ठीक है। 200 अब केल्विन। अगर आप CO2 को 150 केल्विन पे मेंटेन करोगे तो वो उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे चला गया। अब अगर कोई सी भी गैसीय स्टेट ऑफ मैटर का क्रिटिकल टेम्परेचर या तो उसके क्रिटिकल टेम्परेचर पे मेंटेन हो या उससे नीचे हो, तो उस गैसीय स्टेट में आप थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करो, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा। ठीक है। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर रखोगे तो उस पर आप कितना ही प्रेशर अप्लाई कर लो, उसको लिक्विड में नहीं बदल सकते। ठीक है। तो पॉइंट क्या है? अगर आप क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे रखते हो या क्रिटिकल टेम्परेचर पे रखते हो, उस टाइम पे उस गैसीय स्टेट ऑफ मैटर को क्या बोला जाता है? वेपर बोला जाता है। ठीक है। जिसको आप इजीली लिक्विफाई कर सकते हो। ठीक है। अगर CO2 को 250 केल्विन पे कर रखा है और यहाँ पर आप लिक्विफाई नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं। तो
एक ही गैस को कब वेपर बोला जाता है, कब गैस बोला जाता है, इधर ये समझ लो। जैसे एक यहाँ पर एग्जांपल ऐसे कोई दूसरी गैस का ले लो, जैसे समझना ध्यान से। कोई अपन ने गैस ले ली, मान लो फॉर एग्जांपल H2 गैस ली अपन, सुनना ध्यान से, इसका ऐसे ही समझना। H2 गैस को सबसे पहले तो H2 क्या है, H2 अभी आपको पता नहीं गैस है, पर सबसे पहली चीज तो ये क्या है, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर है। ये क्या है, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर है। अब इसका क्रिटिकल टेम्परेचर मान लो, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 180 केल्विन है। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 180 केल्विन है। अब आप इसको ले गए कहाँ पर, सबसे पहले आपने ले गए इसको, जो टेम्परेचर मेंटेन करा वो उसका करा 150 केल्विन, और एक जगह इसका टेम्परेचर मेंटेन करा कितना, 200 केल्विन। तो जब आपने इसका टेम्परेचर 200 मेंटेन करा तो H2 इज वेपर और गैस, वेपर, और जब आपने 200 करा H2 इज गैस, बोथ आर गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, बट क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर क्या कहलाएगा, गैस, गैस। क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे क्या कहलाएगा, वेपर, वेपर। क्रिटिकल टेम्परेचर पे या क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे इस पे आप प्रेशर अप्लाई करोगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ना, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा ना ये, यस सर, ठीक है ना, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करोगे, तो क्या ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, नो सर, ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। पॉइंट समझ में आ गया, यस सर, क्लियर है। अगर किसी गैसियस स्टेट को आप लिक्विफाई कर पाए, तो वो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर क्या कहलाएगा, वेपर कहलाएगा। अगर किसी गैसियस स्टेट को आप लिक्विफाई नहीं कर पाए तो वो गैसियस स्टेट क्या कहलाएगा, आपका गैस कहलाएगा। गैस, इतनी बात समझ में आती है सबको। यस सर, एक चीज और देखें, एक चीज और समझना, 2 मिनट पीछे करना। मुझे पता नहीं बेटा, प्रतीक सर इस साल ही है। हाँ, लिख लिया भाई, यस सर। यस सर। देखो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ऑल गैसेस लिखना है, ऑल गैसेस बिहेव लाइक वेपर बिलो their critical temperature, and all vapor behaves like, एक सेकंड रखना, थोड़ी डिस्टरबेंस है। हाँ जी, all gases behave like vapor below their critical temperature, and all vapor behave like gas above their critical temperature, बोलो भाई, इन स्टेटमेंट में किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो सर, नो सर। ठीक है ना, सारे गैस वेपर हैं, कब, अपने क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे, क्योंकि वो लिक्विफाई किए जा सकते हैं, और जो लिक्विफाई किए जा सकते हैं वो वेपर होते हैं, ठीक है। और सारे वेपर क्या है, गैस है, कब, उनके क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि वो लिक्विफाई नहीं किए जा सकते, और जैसे लिक्विफाई नहीं कर सकते उसे हम गैस बोलते हैं। क्लियर है? यस सर,
अब देखो, अब समझना बात को। तो इन सबको कंसिडर करके, है ना, यहाँ पर दो टाइप के कंसिडरेशन लिए गए हैं, देखना ध्यान से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन in gaseous state of matter. There are two types of consideration in gaseous state of matter. First one is ideal gas. Second one is real gas. First one is ideal gas. Second one is real gas, है ना। First one is ideal gas. Second one is real gas। ठीक है, तो अब यहाँ से चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। पहला अपन पढ़ेंगे केवल आइडियल गैस के बारे में, फिर लास्ट में किसके बारे में पढ़ेंगे, रियल गैस के बारे में। ठीक है जी, स्टार्ट करें। तो नेक्स्ट हेडिंग जो आप डालोगे, नेक्स्ट हेडिंग क्या हो गया भाई, इतने बड़े बड़े मैसेज। इफ टेम्परेचर इज मेंटेन्ड इक्वल टू क्रिटिकल टेम्परेचर। बेटा राघव कितनी बार बताना पड़ेगा, लाइन तो पढ़ ले एक बार, पढ़ जोर से। हाँ भाई राघव, ये स्टेटमेंट पढ़िए वाला, जल्दी पढ़, बोल जल्दी The पढ़। temperature at which or below the gaseous state एट of विच matter। का मतलब क्या होता है, सर समझ आ गया, है ना। यस सर। क्रिटिकल टेम्परेचर पे या उसके नीचे, उसको आप प्रेशर अप्लाई करके लिक्विफाई कर सकते हो, तो उसको वेपर बोलेंगे। कोई गैस अगर अपने क्रिटिकल टेम्परेचर पे है, 200 केल्विन पे मान लो मेंटेन है, या उससे नीचे मेंटेन है, तो आप उसको वेपर ही बोलोगे। क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर निकलती है तो क्या बोलोगे, गैस बोलोगे। क्लियर है भाई? यस सर। चलिए, आइडियल गैस, है ना। अब देखो भाई, आइडियल गैस को पढ़ने के कुछ तरीके हैं, कुछ अजम्पशन है। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी बनाते जाओ और कुछ भी पढ़ते जाओ, ऐसा नहीं है। कुछ अजम्पशन है जो पूरे चैप्टर में चलेंगे, वो मानने पड़ेंगे कि भाई ऐसी ऐसी आइडियल गैस होती है। तो उसके लिए पॉइंट्स आपको लिखवाए जाएंगे कि ये चीजें आइडियल गैस में आपको कंसिडर करनी है, ये चीजें नहीं करनी। ठीक है, तो एक गैस को आइडियल गैस कब बोलोगे, अ गैस विल बी called as ideal if, a gas will be called as ideal if, पहला point, there does not exist any intermolecular force of attraction between the molecules, एक काम करो, पहले सारे पॉइंट लिख लो, उसके बारे में एक एक करके पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, पहले पॉइंट्स लिख लेना। ठीक है, the volume occupied by the molecules of ideal gas is taken to be zero. Ideal gas to be zero. Third point, the pressure is exerted purely because of collision of the molecule with the wall of container, with the wall of container, with the wall of container, with the wall of container। ठीक है, ये 3 पॉइंट है, नोट करो जल्दी से, फिर उसके बाद 2-3 पॉइंट और हैं, वो भी लिखाता हूँ, फिर समझते हैं। कर लिया, सबने नोट कर लिया? नो एक सर। मिनट सर। एक नो मिनट। सर।
डन। 2 minutes. Sir, done. हाँ जी, देखें कितने पॉइंट लिखे अभी अपन ने, है ना? 3 पॉइंट लिख दिए। Yes, फोर्थ sir. पॉइंट, there is no effect of gravity on the molecules of ideal gas. ठीक है। 5th point, all the collision are perfectly elastic. All the collisions are perfectly elastic. All the collisions are perfectly elastic. Last point, the volume of ideal gas, एक second, sorry, there was some disturbance. हाँ, the volume of ideal gas is the available free space for its molecule to move freely. So volume of container is equal to volume of ideal gas. ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, पहले इन पॉइंट्स को आप लिखें एक बार, इन पॉइंट्स को आप लिखें, फिर बात करते हैं एक एक करके क्या है क्या नहीं। फिर एक एक करके अपन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहले आप नोट कर लेंगे। Sir, done. ये पेज नंबर कौन सा है? 6th आएगा ना? सबने लिख लिया? लिख लो भाई आराम से, पहले 4th 5th 6th। Sir, done. ठीक है सर 1 मिनट। नो सर। चलिए, हो गया टाइम, बस इतना है क्या? बहुत धीरे धीरे लिखते हो क्या? सर डन। 3 पॉइंट लिखेंगे। देखो, अब देखो भी पॉइंट समझते जाना। पहला पॉइंट बताते जाना, समझ में आया नहीं आया।
पहले पॉइंट में बोला, पहली चीज तो ये क्या लिखे हैं पॉइंट, एक गैस को आइडियल गैस कब कहोगे? आइडियल वर्ड का मतलब क्या होता है? जो एग्जिस्ट ना करे। आइडियल वर्ड का मतलब क्या होता है? जो एग्जिस्ट ना करे। अपने रियल वर्ल्ड में क्या आइडियल गैस होती है? नहीं, अपने रियल वर्ल्ड में कोई आइडियल गैस नहीं होती, ठीक है। तो ये अजम्पशन है कि कौन कौन सी आइडियल गैस। अच्छा, अब ये दिमाग कुछ लोग ऐसे, सर फिर आइडियल गैस होती नहीं है तो उसको पढ़ने का क्या मतलब है सर? ऐसा आता है ना दिमाग में लोगों के, सर फिर क्यों पढ़े हम? जो साइंटिस्ट बन जाते हैं ना लोग, कि सर क्यों पढ़े हम, क्यों पढ़ रहे हैं फिर? बेटा अपना जो सिलेबस है वो आज से 30 साल तक चला आ रहा है, वही पढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीजें आज आ गई है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो वही पड़ेगा ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालने के लिए। तो सिलेबस वही है, अपन अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कभी दिमाग में मत लाना कि आइडियल गैस तो है ही नहीं तो पढ़ते ही क्यों है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आइडियल गैस के लिए कुछ अजम्पशन है कि एक गैस को कब आइडियल गैस बोलेंगे, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स है। वो पॉइंट्स आपको पूरा आइडियल गैस जब तक पढ़ेंगे अपन को तब तक याद रखने हैं, ठीक है ना, पता होने चाहिए, मतलब आइडिया होना चाहिए। पहला पॉइंट बोल रहा है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। तो मान लो मैंने एक कंटेनर लिया, इसमें क्या करा मैंने, बोल दिया कि भाई मॉलिक्यूल्स हैं आइडियल गैस के, लोग गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो पता है क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, इनके बीच में आपस में क्या नहीं है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। फोर्स, देखो दो चीजें होती है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या क्या हो सकता है? या तो क्या हो? अट्रैक्शन, या क्या हो सकता है? रिपल्शन। इसके अलावा और भी कोई चीज होती है क्या? नो सर। नो, ठीक है ना। या तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, या क्या होगा? रिपल्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अट्रैक्शन वर्ड ही क्यों यूज करा? तो बहुत ध्यान से सुनना, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में जब भी मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटरेक्शन की बात आती है, जेई एडवांस, नीट, मेंस, केवल अट्रैक्शन को कंसिडर किया जाता है। रियल गैस भी बहुत सारी टाइप की, कम से कम 5-6 टाइप की होती है, लेकिन अपन एक ही गैस पढ़ते हैं, वैंडरवाल रियल गैस, जो एडवांस के सिलेबस में, केवल वो भी ओनली अट्रैक्शन। तो अपन किसकी बात करते हैं? केवल मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन की बात करते हैं। होता तो रिपल्शन भी है, होता थोड़ा बहुत दोनों भी है, सारी चीजें, लेकिन अपन एक चीज को कंसिडर करके चलते हैं। किसको कंसिडर करते हैं? अट्रैक्शन को। तो तभी आप देखो जो अजम्पशन है अपने लेवल पे, अपन ने क्या लिखा है केवल यहाँ पर, कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। तो दिमाग में ये मत लाएं कि सर रिपल्शन नहीं होता, क्या होता है, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ पर हम किसके बारे में बात करेंगे? अट्रैक्शन के। तो पहला पॉइंट बोला जा रहा है कि भाई जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई सा भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता ना। तो आप समझना, मैं अलग से इसको दिखा रहा हूं, ब्लू कलर का दिख रहा है, ये ब्लू कलर का, यस सर। और ये जो दो ब्लू कलर के हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के, कोई से भी दो ले लिए इसमें, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं है। मतलब ये जो 1 है और ये जो 2 है, ना तो 1 2 को खींच रहा है, ना तो 2 1 को खींच रहा है। अपनी मस्ती में मस्त है, कोई एक दूसरे को नहीं खींचता, कोई एक दूसरे के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा। बात समझ रहे हो? तो आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोई सा भी अट्रैक्शन नहीं होता, कोई सा भी अट्रैक्शन नहीं होता। पहला पॉइंट क्लियर है? यस सर। सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है? द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस इज टेकन एज 0। ये जो मॉलिक्यूल्स बनाए ना मैंने, ग्रीन ब्लू ये कलर के, इनकी वॉल्यूम क्या कंसीडर की जाती है? 0। इनका कुछ भी वॉल्यूम नहीं माना जाता, इनका अपना खुद का कोई वॉल्यूम नहीं माना जाता। अब ऐसे सोचो, रियल वर्ल्ड में क्या गैस का वॉल्यूम नहीं होता क्या? होता है सर। एक कंटेनर में आप बहुत सारी गैस भर दो, भारी हो जाता है ना। यस सर। यस सर। बलून है, बलून में आप गैस भर दो तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। गैस निकाल दी तो, और गैस भर दिया तो फर्क पड़ता है ना, तो वॉल्यूम घेरता है, लेकिन वो रियल वर्ल्ड में। लेकिन आइडियल गैस में जो मॉलिक्यूल्स है उनका वॉल्यूम कुछ भी नहीं माना जाता। मतलब अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस ये जो मॉलिक्यूल्स है ये कोई स्पेस घेर ही नहीं रहे, कवर ही नहीं कर रहे, नेग्लिजिबल है। समझ रहे हो बात को? तो द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस इज टेकन टू बी 0। सेकंड पॉइंट क्लियर है? यस सर। थर्ड पॉइंट, pressure is exerted purely because of collision of the molecule with the wall of the container। इसका मतलब क्या हुआ? देखो भाई, प्रेशर कैसे लग सकता है, कैसे प्रेशर जनरेट होगा? सोचो, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, सबको पता है क्या? यस यस।
अब फोर्स, प्रेशर लगाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाने के लिए धक्का मुक्की करनी पड़ेगी। अब बताओ क्या ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में इनका कुछ इंटरेक्शन है क्या मॉलिक्यूल्स का? तो ये आपस में तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये क्या करेंगे, फ्रस्ट्रेशन में आके इन पे कंटेनर की जो वॉल है ना, इन पे लगाएंगे धक्का। इन पे यहाँ पर एक पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, और ये एक पर्टिकुलर एरिया पे लगाएंगे। यहाँ पर क्या जनरेट हो जाता है, प्रेशर जनरेट हो जाता है। तो जब आइडियल गैस का प्रेशर निकलता है वो प्योरली किसकी वजह से निकलता है, जब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहां पर जाके टकराए, कंटेनर की वॉल पे जाके जब टकराते हैं, और वो जो प्रेशर होता है उसको हम आइडियल गैस का प्रेशर बोलते हैं। बात समझ रहे हो? प्रेशर इज एक्सर्टेड प्योरली बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। क्लियर है? Yes, sir. फोर्थ पॉइंट, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द ग्रेविटी ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब ये तो सिंपल सा पॉइंट है, ये एमजी मत लगाना भाई, ध्यान, पता है ना इस पे कोई ग्रेविटी का मत लगाना कि नीचे से एमजी लग रहा है ना, वो तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया, ऐसे ऐड कर दिया, लेकिन समझते हो ना ये वाला? तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस। ठीक है सर एक बार थर्ड फिर से समझाना, मेरा लीव हो गया था। भाई, थर्ड पॉइंट में ये बोला जा रहा है जो प्रेशर आता है ना गैस का, जो प्रेशर है आइडियल गैस का प्रेशर, वो कैसे काउंट करते हैं। जब जो आइडियल गैस के जो ये मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ना आपको, ग्रीन ब्लू ये जो दिख रहे हैं, ये जब कंटेनर की वॉल पे जाते हैं, कंटेनर की वॉल पे जाके क्या करते हैं, टकराते हैं। अब टकराएंगे तो फोर्स लगाएंगे, और एक पर्टिकुलर एरिया पे जाके तो टकराते हैं, तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर। तो वो प्रेशर जनरेट करते हैं। तो वो बोल रहा है कि द प्रेशर इज एक्सर्टेड प्योरली, जो प्रेशर अपन को मिलता है ना गैस का, आइडियल गैस का, वो किसके कोलिजन की वजह से मिलता है, जब मॉलिक्यूल जाके टकराते हैं वॉल से, तो वहां से जो प्रेशर मिलता है उसको आइडियल गैस का प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, बोलो भाई, किसने पूछा था? यस सर। आया समझ में? यस सर। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, ऑल कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, जिसमें एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व हो। Yes, sir. Yes, sir. ऑल कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, मतलब ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा भी रहे होंगे मान लो, लेकिन कोई फर्क पड़ेगा क्या, परफेक्टली क्या है, इलास्टिक है। कोई एक डायरेक्शन से 8 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, दूसरा भी 8 मीटर पर सेकंड से, टकराने के बाद दोनों जहां पर भी जाएंगे वो भी कितने से जाएंगे, 8 मीटर पर सेकंड से। एनर्जी और मोमेंटम दोनों के दोनों क्या रहते हैं, कंजर्व। इलास्टिक कोलिजन में ये होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी कोलिजन होते हैं, यहाँ पर जितने भी कोलिजन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आखिरी पॉइंट, 6th। अब देखो भाई, अभी तुमने बोला क्या आइडियल गैस के मॉलिक्यूल की कोई वॉल्यूम होती है? No, sir. No, sir. 6th पॉइंट में लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज द अवेलेबल फ्री स्पेस फॉर इट्स मॉलिक्यूल टू मूव फ्रीली। आइडियल गैस की वॉल्यूम क्या होती है, अवेलेबल फ्री स्पेस। अगर आपको आइडियल गैस की वॉल्यूम निकालनी है तो अवेलेबल जो भी फ्री स्पेस है वो निकालना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस किसके बराबर होती है, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस क्या होगा, जो भी अवेलेबल स्पेस होगा, अवेलेबल स्पेस। अब मेरे को बताओ, जब आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कोई वॉल्यूम ही नहीं है, तो एक तरह से जो अवेलेबल स्पेस है वो पूरा कंटेनर ही हो गया क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सोच के देख पा रहे हो भाई, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज द अवेलेबल फ्री स्पेस फॉर इट्स मॉलिक्यूल टू मूव। अब जब मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ही नहीं है, कंसीडर ही नहीं किया, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो उसके लिए तो पूरा कंटेनर ही खाली हो गया ना। Yes, तो sir. आप क्या बोलोगे, जो भी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा उसी को मैं क्या मान लूंगा, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस क्या होती है, अवेलेबल फ्री स्पेस। कितना स्पेस अवेलेबल, सब कुछ ही अवेलेबल है। क्या किसी मॉलिक्यूल ने कोई जगह घेर रखी है, बोलो? No, क्या sir. यहाँ पर किसी मॉलिक्यूल ने sir. कोई जगह घेर रखी है? No, sir. अपन ने वो जगह क्या मानी हुई है, 0। Zero. तो जब जगह ही नहीं घेर रखी तो अवेलेबल फ्री स्पेस कितनी हो गई, पूरी कंटेनर की। तो वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस क्या हो गया, अवेलेबल फ्री स्पेस। और अवेलेबल फ्री स्पेस क्या है, कंटेनर। तो मैं बोल सकता हूँ ना, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज ऑलवेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। 0. बोलो Yes, sir. भाई। Yes, sir. ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, इन 6 पॉइंट्स में से कोई पॉइंट में दिक्कत हो तो बोलो। ये अजम्पशन No, है sir. आइडियल गैस। चेक कर लो भाई अच्छे से, कोई सा पेज निकालना हो बताओ, कौन सा निकालना है?
अच्छा ये तो हो गया था ना। हाँ जी बोलिए। सर सेकंड क्वेश्चन में हमने बोला था कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आइडियल गैस होती है वो 0 होती है, लेकिन सर हम बिल्कुल। 6 पॉइंट में बोल रहे हैं कि उसके लिए जो अवेलेबल फ्री स्पेस होती है वो उसकी वॉल्यूम होती है। बेटा दोनों पॉइंट तो अलग अलग है, आप एक बार पढ़ लो ढंग से। सेकंड पॉइंट में बोलो दोबारा, क्या बोला था? जो मॉलिक्यूल है आइडियल गैस का उसका वॉल्यूम क्या होता है? 0। इसका मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है? क्या वो कोई जगह घेर रहा है? नो सर। मॉलिक्यूल तो है ना, यस सर। नेग्लिजिबल है मतलब उसका वॉल्यूम, मॉलिक्यूल तो है ना, ठीक है। यस सर। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, अब उस पूरे मॉलिक्यूल को कंटेनर में डाला है आपने, उस पूरे गैस की क्या वॉल्यूम होगी? अब गैस की वॉल्यूम क्या होती है? जितनी जगह वो घेरती है। अब यहाँ जगह घेरने के लिए कितनी जगह है कंटेनर में, बोलो? सर जो कंटेनर की वॉल्यूम है। पूरा पूरा ही है। समझ रहे हो लॉजिक क्या है? यस सर। ठीक है, और किसी के मन में कोई सवाल? सर आप नेक्स्ट पेज दिखा दोगे? नेक्स्ट पेज पे तो कुछ लिखा ही नहीं, ठीक है। क्लियर है मेरे ख्याल से, 6 के 6 पॉइंट क्लियर है क्या? यस Yes, सर। sir. यस सर। ठीक है ना, ये 7th पेज तो हटा दूं ना, मेरे ख्याल से समझ में आ गया ना सबको? यस सर। यस सर। तो ये हुई इतनी बात क्लियर, ये थे अजम्पशन। अब देखो, एक गैस को अगर आपको बोले कि कैरेक्टराइज किससे करोगे, कि भाई कैरेक्टराइज मतलब वो बोलोगे ना कि यार इस गैस का अमाउंट कितना है, ये कितने टेम्परेचर पे मेंटेन है, कितना वॉल्यूम इसने घेरा हुआ है, कितना प्रेशर ये अप्लाई कर रही है, ये सारी चीजें अगर आपको मैं बता दूं तो आप बोलोगे ना ये गैस का कैरेक्टरिस्टिक बता दिया आपने, कि उसको डिफाइन कर दिया कि हाँ भाई वो गैस है क्या आखिर में। समझ रहे हो बात को? तो गैस को, गैस या गैसेस आर, दुनिया में जितनी भी गैसेस होती है उनको 4 चीजों से कैरेक्टराइज किया जाता है। गैसेस आर कैरेक्टराइज बाय, फर्स्ट पॉइंट देखिए भाई, फर्स्ट पॉइंट अमाउंट, सेकंड पॉइंट टेम्परेचर, थर्ड पॉइंट वॉल्यूम, फोर्थ प्रेशर। ठीक है, अब पॉइंट समझना, एक गैस को कैरेक्टराइज करने के लिए उसका अमाउंट बताना पड़ता है, और अमाउंट अपन किस फॉर्म में बताएंगे? अमाउंट कैन बी स्पेसिफाइड बाय मोल्स। समझते हो ना, मोल्स? ठीक है, अमाउंट किस फॉर्म में बताएंगे अपन? मोल्स की फॉर्म में बताएंगे, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर दो दो चीजों में गिवन हो गया, तो डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में, है ना। कन्वर्ट करने का भी पता है ना, किस तरह से कन्वर्ट करते हैं डिग्री से केल्विन में? यस 273 प्लस करके। अच्छा, फ़ारेनहाइट वैसे तो आएगा नहीं, लेकिन पता है क्या फ़ारेनहाइट का भी? नो सर। 9/5 यस सर। 9/5 सेल्सियस वैसे लिख लो या प्लस ऐसे लिख लो, 32। ठीक है, एक ही बात है, ठीक है ना। वैसे तो फ़ारेनहाइट आता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, डिग्री केल्विन ही चलेगा, और केल्विन में कन्वर्ट करना होता है अपन। अच्छा, वॉल्यूम, वॉल्यूम किस किस में आता है? जैसे मान लो मीटर क्यूब में आ सकता है, सेंटीमीटर क्यूब में आ सकता है, ठीक है ना, लीटर में आ सकता है, एमएल में आ सकता है, एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो ये अभी आपको बताया जा रहा है कि किस किस फॉर्म में वो आ सकता है। अच्छा, प्रेशर, प्रेशर के लिए अलग से अपन डिफाइन करेंगे, प्रेशर के लिए अलग से डिफाइन करेंगे अभी। लेकिन यहाँ पर एक चीज और बता दूं, किसी को अगर कन्वर्जन नहीं पता हो ना तो पहले बता देना, छोटे मोटे कन्वर्जन में बताता हूँ। जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है? 1 ml। कोई दिक्कत यस इसमें? नो सर। 1 डीएम क्यूब, डीएम क्यूब क्या होता है? डेसीमीटर। क्या डीएम क्या होता है? डेसीमीटर क्यूब। हाँ, 1 लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। 1 मीटर क्यूब क्या बोल देंगे? 10⁻³ लीटर। बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, सर सेंटीमीटर क्यूब को एमएल लिख दो, मीटर क्यूब को लीटर लिख दो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ध्यान रखना, है ना। कंफ्यूजन रहता है किसी किसी को कि सर 1 सेंटीमीटर क्यूब को तो आप एमएल लिख देते हो, फिर 1 मीटर क्यूब को लीटर क्यों नहीं लिखते? तो समझना है ना, मैक्स वाली बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये छोटे मोटे यूनिट कन्वर्जन तो याद है ना सबको? यहाँ पर यस सर। एफ क्या है? एफ बेटा पढ़ा होगा ना बचपन में, कभी तो सुना होगा, फ़ारेनहाइट, ठीक है ना, फ़ारेनहाइट। एफ फ़ारेनहाइट है, काम नहीं आएगा लेकिन ठीक है, पता होना चाहिए बस, ठीक है। अब प्रेशर की बात करते हैं, अब किसकी बात करते हैं? प्रेशर की बात।
देखो भाई, दो चीजें हैं समझना। एक जो मैं बोल रहा था फिजिक्स में आप लोग पढ़ोगे प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम, प्रेशर इक्वल टू रो जी एच, है ना। इसके शीट में 1 से 7 सवाल भी दे रखे हैं। तो या तो ऐसा होगा, अगर वहां पर नहीं होगा तो फिर मैं करा दूंगा चैप्टर के एंड में, अगर वहां पर हो जाता है, क्योंकि वहां पर फ्लूइड तो एक चैप्टर है ही ना पूरा, तो वहां पर mg sin थीटा ये पूरा डिटेल में है। फिर अपन के गैसियस स्टेट से थोड़े से भटक जाएंगे, अगर ये पार्ट करेंगे ना तो गैसियस स्टेट से भटक जाएंगे, मतलब तो या तो अपन ऐसा करेंगे आइडियल रियल गैस करने के बाद लास्ट में ये वाला पार्ट कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो अगर हो जाता है वहां पर डिटेल में ज्यादा होता है तो वहां पर कर लेना, देख लेना, लास्ट में अपन देख लेंगे लेक्चर के हिसाब से, ठीक है। तो अभी अपन चलते हैं प्रेशर, जो अपने आइडियल गैस के बारे में जो अपन बात कर रहे थे, आइडियल गैस के बारे में, ठीक है। तो आइडियल गैस में प्रेशर का क्या हिसाब किताब रहता है, प्रेशर क्या क्या चीजों में मेजर करते हैं, ध्यान रखना। एक तो प्रेशर मेजर करते हैं एटीएम में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, पास्कल में, इतनी चीजें याद रखो बहुत है। बार भी होता है, ठीक है ना, mm ऑफ hg भी होता है, mm ऑफ hg भी होता है, ठीक है ना। mm ऑफ hg के अलावा सेंटीमीटर ऑफ hg भी होता है, ठीक है। तो एक टॉर भी होता है, ये सारी चीजें हैं। अब इनके बारे में आपको पता तो हो, इनमें से कितनी यूनिट सुनी हुई है कितनी नहीं सुनी हुई है, बताओ जल्दी से। सर पहली 3 तो सर सुनी हुई पहले है। 3 तो सुनी हुई है। mm ऑफ hg नहीं सुना किसी ने? नो सर ये 9 मैंने तो सर सर एक बार सुना है। वैसे सुना था। सुना है सर। सुना है MM थोड़ा of हमारी mercury थ्योरी के हिसाब से। हाँ तो यही सर यही मोल कंसेप्ट में बताया था। हाँ यही चीज, कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज आपका जो फ्लूइड आप पढ़ोगे ना, जो आप कैपिलरी ट्यूब और ये सब पढ़ते हैं ना, ये अब आपका मान लो ऐसे ये रखा हुआ है, इसको थीटा एंगल पे रख दिया, ये इधर मरकरी है, बताओ इसका कितना प्रेशर है, ये सारी चीजें वो फ्लूइड में वही आएंगी। और उसके बाद फिजिक्स में पढ़ने के बाद आप लोग अपनी शीट में 1 से 7 जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, 7 या 8, एक्सरसाइज 1 में ही स्टार्टिंग के क्वेश्चन वो उसी के बारे में दे रखे हैं, ठीक है। तो वो भी करो, या मैं ही पढ़ा दूं? यस सर सर। करवा दो एक आप ही बारी। पढ़ा दो। चलो फिर अपन ही कर लेते हैं, है ना, अपन ही कर लेते हैं अब, ठीक है। तो प्रेशर के बारे में अपन बात कर रहे थे, तो प्रेशर के बारे में अगर अपन बात कर रहे हैं तो देखो 2 तरीके का प्रेशर होता है। 4th पॉइंट था ना प्रेशर, अब यहाँ पर प्रेशर 2 टाइप में डिवाइड हो जाएगा। पहला तो अपन को पढ़ना पड़ेगा जो फिजिक्स वाला है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ठीक है ना, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। और एक था वो प्रेशर ड्यू टू कोलिजन, जो आइडियल गैस का, तो ये लिक्विड कॉलम वाला है, तो समझते हैं इसको, है ना। एक हो गया प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम और एक होगा प्रेशर बाय अ गैस। तो अपने लिए तो इंपॉर्टेंट कौन सा है, देखो ये मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूं, ये अपने कोई क्वेश्चन नहीं आता है इसका, ध्यान रखना। ये अपने लिए सिलेबस में ये है, अपने लिए सिलेबस में ये है, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि ये वाला अपन पढ़ लेते हैं। शीट में दे रखा है क्योंकि मिक्स होता है ना, टॉपिक डिपेंडेंट होते हैं। जैसे पीओसी है, कल से स्टार्ट हुआ है यार, तो फिर क्या दिक्कत है, फिर क्यों तुम रिपीट करवा रहे हो? हुआ है क्या अभी फ्लूइड स्टार्ट? यस सर कल ही Yes, हुआ है। sir. तो फिर यार तुम बोलो ना P3 यार में कल ही नहीं हुआ है, तो हुआ। फिर तुम क्यों मेहनत करवा रहे हो, क्या मतलब, बोलो ना आराम से। भाई देखो ना, जैसे पीओसी होता है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो पार्ट तो ऑर्गेनिक का है ना, लेकिन शीट में क्वेश्चन पीओसी के थे तो अपन ने वो करा उस हिसाब से। तो करवाने में मैं भी करवा दूंगा, लेकिन अगर फ्लूइड वहां स्टार्ट हो रहा है लिक्विड कॉलम का, तो वहां तो डिटेल में आएगा ही ना, तो क्या दिक्कत है, फिर अपन अपना पढ़े ना जो केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है ना। तो प्रेशर बाय गैस पढ़ते हैं। फिर भी अगर तुम्हें दिक्कत लगे वहां पर पढ़ के, शीट के नहीं हो तो बता देना, वो मैं करा दूंगा, ठीक है, बता देना आप। सर बोलिए। सब P3 में स्टार्ट नहीं हुआ है तो बता दो। Yes, P3 sir. में बेटा, तो P3 नहीं में हुआ है फ्लूइड सर होगा ये। तो सही ना, कभी तो अपने आइडियल गैस से केमिस्ट्री से रिलेटेड थोड़ी ना है जो। अरे मेरी बात सुनो, तुम लोग इतना एकदम सोचने ज्यादा नहीं लग जाते, मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा, ये जो पार्ट है ना प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ये कौन से सब्जेक्ट का है? फिजिक्स। फिजिक्स का है। तो ये पार्ट फ्लूइड तो होगा, ये तो मानते हो, तुम्हारे कभी ना कभी फ्लूइड चैप्टर तो होगा, होगा सर। है ना। तो P3 वाले तो तुम अपने आप को ऐसे मत करने लगो एकदम विक्टिमाइज की P3 में नहीं हुआ है, बाकी में हो गया तो आपकी में भी होगा, सारी चीज होगी और अच्छे से होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो P3 में भी होगा, फ्लूइड होगा तब हो जाएगा। गैसियस स्टेट में ना तो आपके मेडिकल में, ना जेई में, ना जेई एडवांस में, प्रीवियस ईयर में इसके आने के चांसेस नील होते हैं, नील। 12 साल में अगर आ जाए तो आ जाए, एक बार नील है, मतलब अपने लिए इधर की साइड इसका प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम का कोई मतलब नहीं है,
लेकिन क्योंकि केमिस्ट्री में एक दो बार ये चीज यूज करी हुई है, तो अपन ने स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में 1 से 8 या 1 से 10 स्टार्टिंग के सवाल आप देखोगे शीट में तो डाल रखे हैं। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि जब आप फ्लूइड पढ़ लोगे उसके बाद भी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होते हैं, जो कि हो जाएंगे क्योंकि फिजिक्स में तो ज्यादा आएगा, नहीं होंगे तब उसके बाद मैं करा दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपन प्रेशर ड्यू टू प्रेशर बाय गैस पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये आइडियल गैस है। ये जो आइडियल गैस रियल गैस में बांटा ना अपन ने, तो वो ये वाला है जिसपे मैंने स्टार लगा रखा, ये है अपने सिलेबस में। ठीक है, अपने सिलेबस में प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम नहीं लिखा हुआ, ना जेई मींस में, ना जेई एडवांस में, ना नीट में। समझ रहे हो बात को? इसलिए बोल रहा हूँ कि फिजिक्स में मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा कि टॉपिक मेरा है और करवा फिजिक्स वाले सर देंगे, ऐसी थोड़ी ना बात है। समझ गए? यस सर। है ना? और कभी भी ऐसे नहीं बोलना कि सब चीज हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। क्लियर है? और किसी के मन में कोई उड़ता उड़ता ख्याल आ रहा है तो बता दो पहले, आगे बढ़ने से पहले बता दो। लेकिन फिर भी किसी के मन में नहीं सर आप तो करा ही दो, हमें तो कोई मतलब नहीं है, हम तो 2 बार 10 बार पढ़ लेंगे, हमारा टाइम का कोई दिक्कत नहीं है, करा दो हम तो कर लेंगे, तो मैं करा देता हूँ। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, छोटा 2 लेक्चर लग जाएंगे, 2 लेक्चर एक्स्ट्रा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना? तो बोल दो जल्दी से, 1 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से सोच के मैसेज कर दो भाई, जल्दी से सोच के। मन में मत रखना कोई चीज कि पढ़ाना है तो पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ाना तो नहीं पढ़ाएंगे, जैसी आपकी मर्जी, जो आपको सही लगे, जल्दी बोल दो बस। चलो, है ना? देखो कोई दिक्कत नहीं, प्रेशर बाय अ सर एक्सपेरिमेंट में कंसेप्ट होता है एमएमओएचजी का। बेटा एमएमओएचजी अपने यहाँ पर इतना कोई, अपन को तो बस इतना याद रखना है, 1 एटीएम बराबर 760 एमएमओएचजी होता है। एमएमओएचजी वो वहीं पर ही बताते हैं, ठीक है ना? अपने लास्ट में आएगा तो बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने अपना पार्ट नहीं है, ठीक है? अपन फोकस करेंगे प्रेशर बाय गैस जो अपने सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है? अभी मैंने इतनी सारी यूनिट बताई, इन यूनिट का क्या क्या मतलब है, जो तुम्हें नहीं पता वो सारी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना बिल्कुल आराम से। एक एटीएम बराबर होता है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? पहला कन्वर्जन। एटीएम मतलब, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेशर। अभी तुम लोगों के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है? एक एटीएम, जो एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में प्रेशर है वो कितना लग रहा है तुम लोगों के ऊपर? कितना लग रहा है? एक एटीएम, 1 एटीएम, ठीक है ना? तो पहली यूनिट तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 पास्कल, यही होता है ना? तुम तो फिजिक्स ज्यादा जानते हो मुझसे, तुम्हें तो पता होना चाहिए, है ना? 1 बार इज इक्वल टू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? अच्छा, अपन केमिस्ट्री के अंदर 1 बार और 1 एटीएम को ऑलमोस्ट बराबर मानते हैं, ऑलमोस्ट क्या मानते हैं? बराबर मानते हैं, ठीक है? और यूनिट क्या लिखवाई थी मैंने? 1 एटीएम इक्वल टू या तो होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है? और या होता है 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg। अच्छा, ये 1 mm ऑफ Hg होता है 1 टॉर्क, 1 mm ऑफ Hg होता है 1 टॉर्क, ठीक है ना? और 1 एटीएम बराबर होता है 760 टॉर्क। अब बात ये आती है कि सर हमको याद क्या रखना है? कोई चीज याद नहीं रखनी एक के अलावा, सबसे इंपॉर्टेंट ये, और अगर याद रखना चाहो तो ये, ठीक है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मैंने बता ही दिया, कौन सी? ये। और अगर मन हो तो ये भी याद रख लो, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में जनरली आता नहीं है, अपने अपने एटीएम में ही चलता है, ठीक है? एटीएम में पास्कल में वो एक ही बात है, पास्कल और ये तो समझ ही गए तुम, ठीक है? तो ये 2 चीज याद रखनी है बस। यूनिट मैंने बता दी सारी, यूनिट मैंने बता दी सारी, कौन कौन सी क्या क्या हो सकती है। क्लियर है भाई? समझ में आया ये? यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो,
अब जब अपन गैस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या है ना, अलग अलग तरीके के अब लॉ आएंगे। आइडियल गैस की इक्वेशन तुमने कभी मोल कंसेप्ट पढ़ा तो पीवी इक्वल टू एनआरटी तो सुना होगा, है ना। जब तुमने पढ़ा होगा वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस डिवाइडेड बाय 22.4, है बोला होगा ना, मोल्स एट एसटीपी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस डिवाइडेड बाय 22.4। यस सर। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, वहां पर बताया होगा आइडियल गैस की इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो वो आइडियल गैस की इक्वेशन निकली कैसे, बहुत सारे लॉज पढ़ने पड़े उसके लिए। तो अलग अलग लॉज पढ़ने के लिए अलग अलग रिलेशन भी निकाले गए। उन अलग अलग रिलेशन के, उन अलग अलग प्रोपोर्शनैलिटी के बहुत सारे ग्राफ भी प्लॉट्स होते हैं। उन अलग अलग प्रोपोर्शनैलिटी के बहुत सारे क्या होते हैं, ग्राफ प्लॉट होते हैं। तो आपको क्या करना है, बहुत सारे ग्राफ वैसे आपको पता होंगे, इन जनरल मैथ्स वालों को तो पता होंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं y इज इक्वल्स टू mx प्लस c का ग्राफ बता सकते हो क्या? सबको पता है ना ग्राफ कैसा? स्ट्रेट लाइन। है ना, बहुत सारे लोगों को पता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेट लाइन, स्लोप भी पॉजिटिव और इंटरसेप्ट भी मैं पॉजिटिव भी बोल रहा हूँ। अच्छा, y इज इक्वल्स टू mx का पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा क्या? ओरिजिन से पास होगी। हाँ, ओरिजिन से पास होगा, चलो बढ़िया। अच्छा, मैं पूछूं कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में अगर स्लोप को नेगेटिव कर दूं और इंटरसेप्ट को पॉजिटिव कर दूं तो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ऐसा है क्या? यस सर। स्ट्रेट लाइन तो है ही, लेकिन ग्राफ का वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारे ग्राफ मैं नेक्स्ट क्लास में बनवाऊंगा आपको। और पूछता हूँ, जैसे y इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर क्या होता है? पैराबोला। पैराबोला, जिसमें k ग्रेटर देन 0 है। k लेस देन 0 होगा तो नीचे की साइड आ जाता है। अच्छा, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या होता है? हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बिल्कुल सही, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है। अच्छा, और y इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस x का ग्राफ कैसा होगा? एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। यस सर। एक्सपोनेंशियल समझते हो? ये सारे बनवाऊंगा मैं। y इज इक्वल्स टू e की पावर x का ग्राफ, ठीक है। y इज इक्वल्स टू ln x। ln x समझते हो ना, जिसमें बेस क्या होता है? e, है ना। y इज इक्वल्स टू log x, जिसमें बेस क्या होता है? 10। तो लगभग 14 ग्राफ मैं आपसे बनवाऊंगा। वो 14 ग्राफ मैं क्यों बनवा रहा हूँ? क्योंकि जब अपन लॉज ऑफ आइडियल गैस पढ़ेंगे, लॉज ऑफ आइडियल गैस मतलब बॉयल्स लॉ, गे-लुसेक लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, इन सब लॉ में अलग अलग ग्राफ बनाने पड़ेंगे, प्लॉट करना आता है। और वो मेंस में और नीट में स्पेसिफिकली पूछा जाता है डायरेक्ट ग्राफ से, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में क्या अपन क्या डिस्कस करेंगे? सर सर्कल रह गया बेटा, ये तो मुझे पता है क्या कराना है क्या नहीं कराना। जरूरी थोड़ी ना कि दुनिया के सारी चीजें लेने है ना, लेनी है। ठीक है, तो जितना है उतना मैंने बता दिया आपको। ठीक है ना, रह तो बहुत सारी चीजें गई, लेकिन सारा मैक्स थोड़ी ना आएगा यहाँ पर। ठीक है ना, चलो क्लियर है ये चीज। तो लॉज ऑफ आइडियल गैस अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा। सम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स पढ़ेंगे, पहले ग्राफ्स पढ़ेंगे। मैं पहले बनाना बता दूंगा किसका कैसा ग्राफ है, फिर उसके बाद लॉज ऑफ आइडियल गैस अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बाय बाय।